डेली बेसिस पे प्रैक्टिस करने से ही आपकी प्रोफिशिएंसी इंक्रीज होगी DILR सेक्शन में। सो आपने 2 या 3 मॉक दे दिए हैं, 2 या 3 कैट के पेपर आप लिख चुके हो। सो इन टोटल यू हैव डन 4 to 5 फुल लेंथ पेपर्स। कंटिन्यूसली अगर 3 घंटे बैठ के पढ़ाई करोगे तो हमारा स्टेमिना हमें उस लेवल तक लेके चला जाएगा जहां पे हम 2 घंटे का पेपर बहुत इजीली तरीके से डील कर सकें। क्या मेरा कंसेप्ट गलत था? क्या मैंने फॉर्मूला गलत लगाया? क्या मेरी कैलकुलेशन गलत थी? रीजन पता होना चाहिए। नाउ व्हेन ओनली 30 days are left for CAT 2025, you all must be having this question in your mind that how to completely utilize these 30 days. You want to utilize each and every hour, you want to utilize each and every minute of the next 30 days in order to maximize your score in each and every section of CAT 2025, including the LRDI section. So friends, today I am here in front of you to decode these 30 days. So friends, 30 days, सिर्फ 30 days बचे हैं हमारे पास एंड बार हर सेशन में मेरे को यही क्वेश्चन सुनने को मिलता है कि सर हाउ मेनी सेट्स शुड बी प्रैक्टिस ऑन डेली बेसिस, विल 3 सेट्स बी इनफ, 4 सेट्स बी इनफ, 5 सेट्स बी इनफ। आप ये क्वेश्चन मुझसे पूछते हो, बट हैव यू आस्क्ड द सेम क्वेश्चन टू योरसेल्फ दैट आर यू एक्चुअली सॉल्विंग 5 सेट्स जो मैंने प्रेस्क्राइब किया है आपको, राइट? इन माय ईच एंड एवरी सेशन, इन स्ट्रैटेजी सेशन, इन कंटेंट सेशन में, हर सेशन में आपको ये बोलता आ रहा हूं कि डेली बेसिस पे 5 से 6 सेट सॉल्व करना शुरू करो, देन ओनली यू विल हैव दैट ग्रिप इन DILR सेक्शन ऑफ CAT 2025। सो फ्रेंड्स, आज भी मैं कुछ आपको नया नहीं बताने वाला, राइट? नया होगा तो कुछ बताने के लिए तभी तो बताऊंगा ना। आई अंडरस्टैंड दैट एंड ईच एंड एवरी स्टूडेंट हु इज लिसनिंग टू मी अंडरस्टैंड्स दैट डेली बेसिस पे प्रैक्टिस करने से ही आपकी प्रोफिशिएंसी इंक्रीज होगी DILR सेक्शन में। सो फ्रेंड्स, वंस अगेन आई विल रीआइटरेट कि इन द नेक्स्ट 30 डेज आपको करना क्या क्या है। The students who have not seen the previous sessions, the students who have not followed whatever I have taught you in the previous sessions, whatever I've asked you to do in the previous sessions, उन स्टूडेंट्स से गुजारिश है, रिक्वेस्ट है, सजेशन है उन स्टूडेंट्स को कि आज जो मैं बताने वाला हूं नेक्स्ट 30 डेज तक फॉलो कर लो। इफ नॉट 99 परसेंटाइल, बट सर्टेनली जो आप परसेंटाइल अभी एट द प्रेजेंट डिजर्व करते हो उससे तो बेटर परसेंटाइल डेफिनेटली आ जाएगा। ठीक है? नाउ एज फार एज दीज 30 डेज आर कंसर्न्ड, सो मैंने क्या किया है, इन 30 डेज को 4 वीक्स में डिवाइड किया है। 1st November till 7th November, 8th November till 14th November, 15 से 21 एंड देन 22 से 28। लास्ट का एक दिन मैंने आपके लिए छोड़ दिया है। आप उस दिन कुछ भी कर सकते हो, बट डेफिनेटली उसके लिए भी मैं ही सजेशन दूंगा आपको, बिकॉज आई अंडरस्टैंड, आई नो दैट ऑल ऑफ यू सीक सम एडवाइस, सम काइंड ऑफ हेल्प फ्रॉम द मेंटर्स ऑफ MBA वाला, राइट? सो 4 वीक्स में डिवाइड किया है। 4 वीक्स में अब सबसे पहली बात, बेसिक्स, फंडामेंटल्स, इन पे अब फोकस करने का टाइम नहीं रहा है। अगर अभी भी बेसिक्स पे फोकस करोगे, फंडामेंटल्स को इंप्रूव करते रहोगे तो गाड़ी हाथ से निकल जाएगी। ठीक है? सो लास्ट 1 मंथ में आपने जितने भी टॉपिक्स अभी तक पढ़ लिए हैं, कुछ ऐसे बैचेस है, एक ही ऐसा बैच है इनफैक्ट जिसमें वेन डायग्राम का टॉपिक बचा हुआ है, तो वेन डायग्राम आप फटाफट से फिनिश कर लोगे, राइट, इन द फर्स्ट वीक ऑफ नवंबर, राइट? सो एक क्लास हमारी अक्टूबर एंड में है वेन डायग्राम्स की, एक क्लास नवंबर फर्स्ट वीक में है, तो आपका सिलेबस भी फिनिश हो जाएगा। तो एज फार एज सिलेबस इज कंसर्न, तो सारे के सारे बैचेस में सारे के सारे स्टूडेंट्स ऑलरेडी सिलेबस फिनिश कर चुके हैं। तो जहां तक बात है फंडामेंटल्स की, जहां तक बात है बेसिक्स की, तो बेसिक्स पे वर्क ऑलरेडी पूरा हो चुका है। अब ये सिर्फ LRDI के लिए सजेशन नहीं दे रहा हूं मैं, ये वर्बल RC के लिए भी सजेशन दे रहा हूं, ये मैं क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के लिए भी सजेशन दे रहा हूं कि लास्ट 1 मंथ में अब जितना आज तक कर लिया है, अब कुछ नया मत उठाओ, कुछ नए बेसिक्स को मत देखो, ठीक है? एंड जितना अभी तक कर लिया है सिर्फ उसी को ही रिवाइज करो, उसी की ही प्रैक्टिस करो, उसी के ही बेसिस पे मॉक की परफॉर्मेंस को इंप्रूव करने की कोशिश करो। ठीक है? नाउ let's understand what should be done in this 1 month, week by week. हर एक वीक का सिमिलर ही पैटर्न होगा, ओके?
बट थोड़ा माइनर चेंजेस होंगे, ये चीजें मैं पहले भी सजेस्ट कर चुका हूं। नाउ फर्स्ट वीक नवंबर में 1 से लेके 7 तक मिनिमम 2 मॉक्स देने हैं। अब यहां पे जो भी चीजें मैंने लिखी हैं ये मिनिमम है, ऐसा नहीं है कि मैंने 2 मॉक लिखे हैं तो आप 2 ही मॉक दे रहे हो। आपने आज तक कोई मॉक अटेम्प्ट नहीं किया, अभी भी आप 2 ही मॉक दे रहे हो, तो इतना कुछ इंप्रूवमेंट नहीं होने वाला, राइट? So in case you have not taken any mock up till now, you can also go for 3 mocks. So 2 की जगह आप 3 mocks भी दे सकते हो। So इस चीज को मैं कर देता हूं 2 to 3 mocks. So minimum 2 mocks, maximum 3 mocks should be attempted in the first week with a proper analysis. अब एनालिसिस कैसे करना है, चलो वैसे तो एक सेशन अलग से कंडक्ट कर चुका हूं मैं, बट इस चीज का भी ज्ञान आज मैं आज की ही क्लास में, आज के ही सेशन में आपको दे दूंगा कि एनालिसिस के लिए करना क्या है, ठीक है? सो 2 to 3 मॉक्स इन द फर्स्ट वीक, एंड इसके लिए प्रॉपर गैप होना चाहिए। सो इफ यू आर राइटिंग 3 मॉक्स, सो 1st of November, 3rd of November, 5th of November, राइट, ऑन दीज 3 डेट्स, या फिर एक और गैप दे सकते हो 1st of November, 4th of November and 7th of November, right? ठीक है? Now in case you are writing 2 mocks, so 2 mock अगर आपको देने हैं तो you can write it on 3rd of November and 7th of November, right? So make sure that there is a proper gap between any 2 mock papers that you are writing. Perfect? Now between these days, attempt one previous year question paper of one complete year. One complete year. ऐसा नहीं है कि एक स्लॉट किया, that's it. नहीं. If you are going to do 2022 का 2022 का PYQ, so 2022 slot 1, slot 2, slot 3, you have 3 slots. So वो सब कुछ आपको सॉल्व करना है. Now why I'm giving you this much of task? Because this is required. Also PYQs generally हमने क्लासेस में किए हैं, तो बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस होंगे जो आपको ऑलरेडी आते होंगे, right? So you need to complete one complete year of PYQ, right? For all the 3 sections. Done? Next is, अब जो भी टाइम बचेगा इन सब चीजों के अलावा, सो आपने 2 या 3 मॉक दे दिए हैं, 2 या 3 कैट के पेपर आप लिख चुके हो, सो इन टोटल यू हैव डन 4 to 5 full length papers. All right. Now, after writing 4 to 5 full length papers periodically, you will be able to understand your weak areas as well as your strengths. पता लग ही जाएगा, 4-5 आप पेपर दे रहे हो, ओके? सो आफ्टर एवरी एग्जामिनेशन, आफ्टर एवरी पेपर एनालिसिस के बाद आपको जब पता लग जाता है कि आपकी वीकनेस क्या है, सो मेक श्योर दैट यू आर वर्किंग ऑन योर वीकनेस इन द रिमेनिंग अमाउंट ऑफ टाइम। बहुत टाइम है हमारे पास, ठीक है? टाइम की कमी नहीं है, ओके? सो इन दिस रिमेनिंग अमाउंट ऑफ टाइम यू कैन वर्क ऑन योर वीकनेसेस। अब वीकनेसेस धीरे धीरे कम होती रहेंगी, राइट? सो इफ यू हैव लेट्स से वीकनेस इन 3 to 4 टॉपिक्स ऑफ क्वांट, सो क्वांट के वो जो 3-4 टॉपिक हैं उनके 20-20 क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो, एंड दैट वीकनेस विल नो लॉन्गर बी योर वीकनेस। If you are unable to understand the dynamics of games and tournaments, तो games and tournaments के 6 सेट सॉल्व करो। 6 सेट सॉल्व करने के बाद कुछ तो आप में इंप्रूवमेंट आएगी as far as games and tournaments is concerned. So इसी तरीके से जो भी टॉपिक है जिसमें भी वीकनेस है उस पे फोकस करो फॉर द नेक्स्ट अराउंड 7 to 8 आवर्स। 7 to 8 आवर्स में आप काफी सारे क्वेश्चंस कर सकते हो उस पर्टिकुलर एरिया के, राइट? एंड मेक एन इंप्रूवमेंट इन दैट। Also, in this last month, do not forget your strengths. अब हम सिर्फ वीकनेस पे काम करते रहेंगे, स्ट्रेंथ की तरफ मुड़ के भी नहीं देखेंगे, तो ये स्ट्रेंथ कुछ दिन बाद, 15-20 दिन बाद ये वीकनेस बन जाएगा। आप भूल जाओगे ये वाले क्वेश्चंस, ठीक है? कंसेप्ट्स भूल जाओगे, फॉर्मूले भूल जाओगे। सो थोड़ा बहुत जो आपकी स्ट्रेंथ्स हैं उन पे भी फोकस करते रहो, सो दैट एट द टाइम ऑफ द एग्जामिनेशन अगर आपकी स्ट्रेंथ्स में से कुछ क्वेश्चंस आ जाते हैं तो आप बहुत इजीली एफिशिएंटली उनको सॉल्व कर पाओ। ओके, सो फोकस ऑन योर स्ट्रेंथ्स एज वेल, राइट? नाउ अ सिमिलर थिंग शुड बी रिपीटेड इन वीक नंबर 2। थोड़ा सा इंक्रीज किया है मैंने। You need to attempt a minimum of 3 mocks in this week with a proper analysis, right? Solve PYQs of 2 complete years. Week number 2 बहुत ही ज्यादा crucial है, right? सबसे ज्यादा काम यहां पे दिया है मैंने, right? One sectional test on alternate days. Sectional test भी करना है alternate days पे, right?
सो आज एक एलआरडीआई का सेक्शनल टेस्ट किया, फिर परसों एक एलआरडीआई का सेक्शनल टेस्ट किया, फिर एक दिन बाद किया। इस तरीके से आपको सेक्शनल टेस्ट करना है। एंड वंस अगेन वर्क ऑन वीकनेस एंड revise your strengths. Okay, so must follow this particular thing in week number 2, right? Okay, now next is week number 3, a similar but reduced amount of task. Third week, the penultimate week. Attempt 2 mocks in this week plus analysis. Solve PYQs of 1 complete year and 1 sectional test on alternate days, right? This should be continued. Working on your strengths and working on your weaknesses should also be continued. Now friends, in this entire task, like abhi 21 days nikal chuke hain, 3 weeks, what we are doing is on daily basis we are solving 5 to 6, minimum 5 to 6 sets, right? Now that will generate momentum in us. Okay, and one more problem that most of you are facing is the problem of stamina. ठीक है, मेरे को सुनने में आता है कि फर्स्ट सेक्शन के बाद जब सेकंड सेक्शन पे आए तो यार सेकंड सेक्शन को डील करने का स्टेमिना ही नहीं बचा, दिमाग नहीं चल रहा था। मोर ओवर सेकंड सेक्शन को खत्म करने के बाद जब थर्ड क्वांट के सेक्शन पे आए तब तो दिमाग बिल्कुल ठस हो गया, राइट? ऐसा क्यों हो रहा है? बिकॉज 40 + 40 मिनट्स, मोर देन 1 आवर हम ब्रेनस्टॉर्मिंग कर रहे हैं, कंटिन्यूअस ब्रेनस्टॉर्मिंग कर रहे हैं, उसकी आदत ही नहीं है हमें, राइट? सो in these 21 days or 28 days, the last few days before your CAT examination, आपको स्टेमिना भी बिल्डअप करना है such that so that like complete 120 मिनट्स के लिए आप कंटिन्यूअस ब्रेनस्टॉर्मिंग कर पाओ, राइट? लास्ट के फ्यू मिनट्स में आते आते आपका दिमाग थकना नहीं चाहिए। ओके, तो इसीलिए इतने सारे क्वेश्चंस, इतने सारे सेट, इतने सारे मॉक पेपर्स, इतने सारे प्रीवियस ईयर पेपर्स प्रैक्टिस करने बहुत जरूरी है, राइट? नाउ ट्राई टू इंक्रीज द अमाउंट ऑफ द ड्यूरेशन ऑफ योर सिटिंग। अभी हम क्या करते हैं, 1 घंटा पढ़ते हैं, 5 मिनट का ब्रेक ले लेते हैं, 15 मिनट का ब्रेक ले लेते हैं, 1.5-2 घंटा पढ़ते हैं, फिर हम एक ब्रेक ले लेते हैं। तो ट्राई टू इंक्रीज द ड्यूरेशन ऑफ योर सिटिंग्स। सो ड्यूरेशन ऑफ सिटिंग मींस कंटिन्यूअसली 3 घंटे बैठ के पढ़ाई करो। 2 घंटे का तो एग्जाम ही है हमारा। कंटिन्यूअसली अगर 3 घंटे बैठ के पढ़ाई करोगे तो हमारा स्टेमिना हमें उस लेवल तक लेके चला जाएगा जहां पे हम 2 घंटे का पेपर बहुत इजीली तरीके से डील कर सकेंगे, राइट? नाउ लेट्स एंटर द लास्ट वीक। लास्ट वीक में चीजें थोड़ी सी लाइट हो जाएंगी। ओके, सो यू मे टेक 1 मॉक इफ रिक्वायर्ड। सो 22 नवंबर ऑनवर्ड्स इफ रिक्वायर्ड का मतलब समझ लेते हैं। तो लास्ट के 2-3 मॉक्स अगर आपके अच्छे गए हैं, देन देयर इज नो नीड टू टेक एनी फर्दर मॉक। ध्यान से सुन लो इस चीज को। लास्ट 2-3 मॉक्स अगर ठीक गए हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं आई है, बहुत ज्यादा स्कोर में डिप नहीं आया है, देन यू शुड नॉट बी टेकिंग एनी मॉक इन द लास्ट फ्यू डेज। मैक्सिमम 1 मॉक दे सकते हो आप, राइट? इन केस अगर आपका स्कोर कुछ ड्रॉप हुआ है, आप सेटिस्फाइड नहीं हो अपनी परफॉर्मेंस से, राइट? सो जस्ट फॉर द सेक ऑफ इंप्रूविंग आप 1 मॉक दे सकते हो। डन, दिस इज नंबर 1। रिवाइज द सेट्स दैट यू हैव सॉल्व्ड इन द लास्ट 1 मंथ। सो लास्ट 1 मंथ में जो भी आपने सेट सॉल्व किए हैं उन सबको रिवाइज कर लो। सबको रिवाइज करने का मतलब क्या है? जो ऐसे सेट हैं आपने बुकमार्क किए हैं। सो स्टार्टिंग फ्रॉम द फर्स्ट डे ऑफ नवंबर आप डेली बेसिस पे क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो। कुछ क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो बहुत इजी थे, कुछ क्वेश्चंस मॉडरेट, कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट थे बट डुएबल सेट थे। यू हैव लर्न समथिंग न्यू फ्रॉम दोज सेट्स। तो इस टाइप के सेट को साथ साथ बुक मार्क करते रहो, स्टार मार्क कर दो, ठीक है? तो अब ये जो बुक मार्क सेट है आफ्टर 20-25 डेज ये कितने हो जाएंगे? 40-50 सेट आप बुक मार्क करके रख लोगे। तो लास्ट 1 वीक में ये वाले सेट को रिवाइज करना है, राइट? दोबारा से सॉल्व कर सकते हो, दोबारा से सॉल्व करोगे, ऑब्वियसली कम टाइम लगेगा, बट इन सेट को रिवाइज करना है। लास्ट के जो 20-25 दिन में आपने सेट सॉल्व किए हैं उनमें से जो भी अच्छे सेट हैं उनको जो आपने बुक मार्क करके रखा है इनको सॉल्व करना है। डेली 2 सेट टू मेंटेन द मोमेंटम। डेली 2 नए सेट आप प्रैक्टिस कर लो या फिर प्रीवियसली जो सॉल्व किए हुए सेट हैं उनको रिवाइज कर लो। डेली बेसिस पे 2-3 सेट उनको रिवाइज कर लो। ऑल्सो कीप रीडिंग, कीप रीडिंग।
रीडिंग में जरूरी नहीं है कि आप एलआरडीआई के क्वेश्चंस को ही रीड कर रहे हो, आर्टिकल्स, न्यूज आर्टिकल्स उनको रीड करते रहो, मैगजीन, स्पेशली ऑनलाइन आर्टिकल्स, राइट। सो जो भी आप ऑनलाइन रिसोर्स फॉलो करते हो उस रिसोर्स को यूज करो एंड कीप रीडिंग सम ऑनलाइन मटेरियल, राइट। बिकॉज एट द एंड आपको 30th नवंबर को ऑनलाइन एग्जाम देना है, आपको स्क्रीन पे बहुत ज्यादा रीडिंग करनी है, तो थोड़ी बहुत रीडिंग करते रहो, दैट विल हेल्प यू in I would say keeping you in the same speed as is required for reading comprehension. So reading comprehension के लिए जो speed आपको चाहिए वो आपकी speed maintain रहेगी, right? So keep reading some online stuff, right? So this is what we'll have to do in the first 4 weeks of November. 29th of November खाली रखेंगे हम अपने लिए, उसके लिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा क्या करना है. Now, before I'll conclude this session, let's understand what to be done before we are writing the mock, during the mock, and then after the mock. Now, just before writing a mock, make sure that you have a proper strategy in place. ठीक है? कितने क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं, किस टाइप के क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं, मेरे वीक एरियाज क्या है, कौन से क्वेश्चन छोड़ने हैं, मेरे स्ट्रॉन्ग एरियाज क्या है, कौन से क्वेश्चंस पकड़ने हैं, कुछ ना कुछ स्ट्रैटेजी होनी चाहिए बिफोर यू आर स्टार्टिंग द मॉक. ऐसा नहीं है कि एकदम लाइक ब्लैंक स्लेट की तरह आप एक मॉक के अंदर घुस जाओ, जो दिख रहा है, जो सामने आ रहा है वो सॉल्व कर दो, नो स्ट्रैटेजी, नथिंग एट ऑल, राइट. सो ये चीज नहीं होनी चाहिए. दिस एग्जामिनेशन should be written after a proper planning, right? So mock में भी इस तरीके की स्ट्रैटेजी यूज करो. देन अपनी सराउंडिंग्स को सेट कर लो. ऐसा नहीं है कि किसी भी टाइम पे आप मॉक देना स्टार्ट कर दो, राइट. सो एक प्रॉपर एनवायरमेंट होना चाहिए, एक क्लोज रूम में बैठ के दो, ठीक है. डोंट सिट इन ड्राइंग रूम जहां पे आपके पास डिस्टर्बेंस है, जहां पे बहुत सारे डिस्टर्बिंग एलिमेंट्स हैं. ऑल्सो मॉक दे रहे हो तो कॉन्टिन्यूसली 2 आवर्स के लिए मॉक दो, बीच में ब्रेक नहीं लेना है, राइट. So make sure that you are setting the surroundings. Also set a target score, overall as well as sectional. So overall कितना score reach करना है based on your previous performance. Section wise उस चीज को plan करो. Let's say you want to reach an overall score of 90 and you are strong in verbal RC. So 90 का score reach करने के लिए verbal RC में maximize करना पड़ेगा score. 40-45 marks verbal RC से उठाने पड़ेंगे. Then remaining can be distributed in the 2 sections. Okay, तो इस तरीके से strategize करो. Also focus on your strengths and work according to the strategy during the mock. All right. So जो भी strength है आपकी वो वाले questions पे ज्यादा focus करो and जो strategy बनाई थी उस strategy को work करने की कोशिश करो, उस strategy को follow करने की कोशिश करो before the mock paper. Now next is after the mock paper analysis किस तरीके से करना है. So analysis के different तरीके हो सकते हैं. One analysis can be a question wise analysis. So in any mock or after any mock, we are having 3 type of questions. The questions which we have attempted incorrectly, the questions which we have not attempted, and the questions which we have attempted correctly. Now, first of all, look at these questions which we have attempted but incorrectly. Incorrect question, गलत आंसर आ गया, हमने गलत आंसर मार्क भी कर दिया. व्हाट इज द रीजन, इसके पीछे रीजन फाइंड आउट करने की कोशिश करो कि हाँ भाई ये क्वेश्चन मैंने गलत क्यों मार्क किया, मेरा आंसर गलत क्यों था, राइट. सो रीजन इट आउट, फाइंड आउट अ प्रॉपर रीजन. क्या मेरा कंसेप्ट गलत था, क्या मैंने फॉर्मूला गलत लगाया, क्या मेरी कैलकुलेशन गलत थी, रीजन पता होना चाहिए. 22 into 22 584 लिख दिया, गलत हो गया, राइट. सो कैलकुलेशन मिस्टेक थी, नंबर 1. फॉर्मूला कंपाउंड इंटरेस्ट में लेट्स से इंस्टॉलमेंट का फॉर्मूला गलत लगा दिया. गेम्स एंड टूर्नामेंट्स में नंबर ऑफ मैचेस का फॉर्मूला गलत लगा दिया, राइट. n into n plus 1 upon 2 ये फॉर्मूला लगा दिया, राइट. ओके, सो फॉर्मूला गलत लगाया, या फिर कंसेप्ट ही गलत लगा दिया, कंसेप्ट ही मुझे नहीं पता था और मैंने तुक्का मार दिया. सो रीजन आउट कि भाई क्यों गलत किया है मैंने, और फिर इस गलती को रिपीट नहीं होने देना है, राइट. कैलकुलेशन मिस्टेक किया तो इस टाइप की कैलकुलेशन दोबारा से आपके सामने आती है तो आप थोड़ा सा स्लो डाउन हो जाओ एंड उस चीज को दोबारा अटेम्प्ट करो, राइट.
अगर आपने फॉर्मूला गलत लगाया है तो गो बैक टू द बेसिक्स, फॉर्मूला एक बार देखो कि क्या करेक्ट फॉर्मूला है। अगर आपने तुक्का मारा है तो नेक्स्ट टाइम तुक्का मत मारो। ओके, सो लुक एट दीज टाइप ऑफ क्वेश्चंस। आफ्टर दैट लुक एट द क्वेश्चंस व्हिच यू हैव नॉट अटेम्प्टेड। भाई अटेम्प्ट नहीं किया, अटेम्प्ट नहीं किया क्योंकि टाइम नहीं बचा था, अटेम्प्ट नहीं किया क्योंकि क्वेश्चन ही नहीं आया समझ में, अटेम्प्ट नहीं किया कि भाई क्वेश्चन में घुसे थे, कैलकुलेशन किया, सब कुछ किया, बट आंसर सही नहीं आया, ऑप्शन से मैच नहीं किया। ओके, सो वंस अगेन देयर कैन बी प्लेंटी ऑफ रीजंस फॉर दिस थिंग। टाइम नहीं बचा था तो गलती कहां है, ढूंढो इसको। जो क्वेश्चंस गलत अटेम्प्ट किए, उन क्वेश्चंस में घुसे, गलत आंसर आया, आंसर मार्क करके आए। मैंने 2 मिनट के क्वेश्चन में 6 मिनट ले लिए, टाइम ज्यादा कंज्यूम कर लिया, बिकॉज ऑफ विच मेरे बहुत सारे क्वेश्चंस अनअटेम्प्टेड रह गए, टाइम नहीं बचा था। सेकेंड रीजन, क्वेश्चन इजी था बट कंसेप्ट ही नहीं पता था यार। जब सॉल्यूशन देखा तो पता चला कि हाँ भाई ये तो बहुत इजी क्वेश्चन था, तो उस कंसेप्ट को रीड करने की कोशिश करो, 10 क्वेश्चन सॉल्व करो उस कंसेप्ट पे। अनदर रीजन कैन बी, क्वेश्चन में घुसे, सब कुछ किया, आंसर निकाला, बट आंसर मैच नहीं किया। दैट मीन्स कहीं ना कहीं मिस मैच है, कंसेप्ट पता था बट स्ट्राइक नहीं किया सही जगह पे। ओके, तो उस चीज को रेक्टिफाई करने की कोशिश करो। डन। Now, lastly, the questions which are not which are attempted correctly, जो मैंने सही किए हैं। अब जनरली स्टूडेंट्स ना इस टाइप के क्वेश्चंस को देखते नहीं है कि भाई सही तो कर दिया, अब देखने की क्या जरूरत है। देखने की जरूरत है ना। कोई एक क्वेश्चन जो एक नॉर्मल स्टूडेंट ने 1.5 मिनट या 2 मिनट्स में कर दिया, मैंने उसमें 4 या 5 मिनट लगाए। ऐसा क्यों किया मैंने? बिकॉज I have no knowledge about the shortcut method. शॉर्टकट मेथड यूज हो सकता था बट मैंने यूज नहीं किया। मैं डर रहा था शॉर्टकट यूज करने के लिए, या फिर मुझे पता ही नहीं था शॉर्टकट। सो ये जो 2 मिनट की जगह 4 मिनट लगा दिए मैंने, 2 या 3 मिनट वेस्ट कर दिए। ये 2 या 3 मिनट बचा के मैं ये जो क्वेश्चंस थे जिनको मैं अटेम्प्ट नहीं कर पाया वहां पे इन्वेस्ट कर सकता था। सो मेक श्योर दैट जो क्वेश्चन आपने करेक्टली भी अटेम्प्ट किए हैं, क्या आपने मोस्ट एफिशिएंट मेथड यूज किया है या फिर नहीं, इंप्रोवाइज करने की जरूरत है या नहीं, ये भी चेक करना है। ऑलराइट, सो दिस इज हाउ वी नीड टू एनालाइज द एंटायर मॉक क्वेश्चन बाय क्वेश्चन। ऑल्सो एरिया वाइज एनालिसिस कर सकते हो, यू कैन सेग्रीगेट योर स्ट्रॉन्ग एरियाज एंड वीक एरियाज, एंड दिस कैन बी डन आफ्टर द क्वेश्चन वाइज एनालिसिस इज ओवर। तो आप अपने स्ट्रेंथ्स एंड वीक एरियाज जॉट डाउन कर सकते हो। दैट विल हेल्प यू टू स्ट्रैटेजाइज योर परफॉर्मेंस इन द नेक्स्ट मॉक दैट विल कम। ओके, नाउ फ्रेंड्स, अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग आई विल एंड विथ। सो ये टेबल मैंने पहले भी बताया है आपको प्रीवियस सेशन में, अब दोबारा से बता रहा हूं। हर मॉक से पहले, हर मॉक के बाद इस टेबल को फिल करना है। एक मॉक के लिए एक टेबल बनेगा। सो लेट्स से आई हैव टेकन 3 और 4 मॉक्स, मैंने 4-5 मॉक ऑलरेडी लिख दिए हैं, एंड आई एम गोइंग टू अटेम्प्ट द नेक्स्ट मॉक। तो नेक्स्ट मॉक अटेम्प्ट करने से पहले टैबुलेट द डेटा बिफोर एंड आफ्टर एवरी मॉक। सो फर्स्ट ऑफ ऑल बिफोर द मॉक, सो मॉक अटेम्प्ट करने से पहले इस टेबल के कौन कौन से सेक्शंस फिल करने हैं। मैक्सिमम स्कोर सेक्शन 1, सेक्शन 2, सेक्शन 3, राइट। वर्बल आरसी में लेट्स से टोटल 24 क्वेश्चंस आए हैं, तो 24 इंटू 3 72। LRDI 22 क्वेश्चंस 66 मार्क्स, क्वांट 22 क्वेश्चंस 66 मार्क्स। डन। ओवरऑल यहां पे लिख दो इनको ऐड करके। माय करंट स्कोर, सो योर स्कोर फ्रॉम द प्रीवियस मॉक। तो लेट्स से प्रीवियस मॉक में मैंने वर्बल में 19 स्कोर किया था, LRDI में मैंने 17 स्कोर किया, एंड क्वांट में आई हैव स्कोर्ड अ स्कोर ऑफ 21। सो टोटल कितना हो गया? 40 57, राइट। नाउ माय टारगेट स्कोर फॉर द नेक्स्ट मॉक। अब जो मैं मॉक लिखने जा रहा हूं उसमें मेरा टारगेट कितना होना चाहिए? सो टारगेट ऑब्वियसली शुड बी इंप्रोवाइज स्कोर। तो जनरली आप 5 to 10% इंप्रूवमेंट के साथ अपना टारगेट लिख सकते हो, अंटिल लास्ट मॉक में आपकी कोई किसी सेक्शन में ड्रास्टिकली बैड परफॉर्मेंस ना हो। सो आप एक्सपेक्ट कर रहे थे LRDI में 25 मार्क्स बट आ गए 17, तो यहां पे 25 से थोड़ा सा ऊपर
टारगेट स्कोर होना चाहिए, ठीक है। सो 19 वर्बल आरसी में स्कोर किया था, तो लेट्स से आई टारगेट 23 दिस टाइम। एलआरडीआई में 17 स्कोर किया था, आई टारगेट 24। क्वांट में 21 स्कोर किया था, आई टारगेट 23 मार्क्स दिस टाइम। सो माय नेट will be 70. Okay. Now, one more column you need to fill. My target number of attempts, that is minimum number of attempts to achieve this score. अब 23 स्कोर करने के लिए डिपेंडिंग अपॉन माय एक्यूरेसी मुझे कितने अटेम्प्ट करने चाहिए। तो लेट्स से इफ माय एक्यूरेसी इज गुड, सो 8 या 9 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने के बाद मैं 23 स्कोर कर सकता हूं, दैट्स वेरी गुड। बट इफ माय एक्यूरेसी इज पुअर, so I'll have to attempt, let's say, 12 questions or maybe more questions to achieve this. So based on your accuracy in the previous mocks, you can fill this number and try to attempt these many questions. Okay, so fill up these values. Okay, fill up this table and that's it. Go for the mock though, and then after the mock, populate your scores here and do the comparison. एंड रिपीट दिस पर्टिकुलर थिंग। अब ये टेबल फिल करने में हार्डली 2 से 3 मिनट लगेंगे, ठीक है। बट दिस एक्सरसाइज विल हेल्प यू इन चेकिंग योर परफॉर्मेंस, चेकिंग योर इंप्रूवमेंट इन ईच एंड एवरी मॉक, एंड दिस विल कीप यू कॉन्शियस विद एवरी मॉक कि हाँ भाई इंप्रूवमेंट करना है, इंप्रूवमेंट हुआ है तो कितना इंप्रूवमेंट हुआ है, एंड दैट विल हेल्प यू इन इंक्रीजिंग योर स्कोर on like I would say on the basis of every mock, right? So friends, that's all. These are the things that you must do in the last 1 month. All my wishes are with all of you. I would say that just do good, keep improving with each and every mock, and keep attending all the sessions that we are conducting for you in the upcoming days. All the very best. Have a nice time.